नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी के सवालों की। पाकिस्तान पर एक और कार्रवाई की तैयारी की। देखेंगे खरगे ने जाति जनगणना को लेकर क्या किया ऐलान। नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन का क्या है प्लान। जानेंगे कविता के पत्र ने कैसे बढ़ा दी बीजेपी की मुश्किल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीजेआई के प्रोटोकॉल पर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका पर भड़के सीजेआई गवाई। याचिका को बताया सस्ती पब्लिसिटी स्टंट। याचिका खारिज कर लगा दिया जुर्माना। महाराष्ट्र में सीजेआई के लिए नहीं हुआ था प्रोटोकॉल का पालन। दिल्ली में एलजी और सरकार के बीच लड़ाई हुई समाप्त। एलजी के अधिकारों को चुनौती देने वाले 7 केस दिल्ली सरकार ने लिए वापस। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय ओका ने तोड़ी परंपरा। आखिरी दिन भी सुनाए 11 फैसले। एक दिन पहले ही मां का किया था अंतिम संस्कार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 769 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 81,721 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 243 अंकों की बढ़त के साथ 24,853 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश अब सरकार से सवाल पूछ रहा है। खास तौर पर विदेश मंत्री के बयान के बाद से ही सवाल उठ रहे हैं कि जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। राहुल गांधी ने इसे लेकर एक बार फिर सरकार से सवाल पूछे हैं और साथ ही देश की विदेश नीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने के बाद से कांग्रेस मोदी सरकार से कई सवाल पूछ रही है, जिसका जवाब तो सरकार के पास नहीं है। उल्टा अब बीजेपी के नेता उलजलूल बयान देकर कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों पार्टियों के बीच जमकर वार पलटवार शुरू हो गया है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई राहुल गांधी के बयान से, जिसमें उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछ लिया था, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए राहुल और कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की, तो पार्टी और सांसद दोनों खुद ही गिर गए। और तो और राहुल गांधी ने विदेश मंत्री पर फिर से आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी ने जयशंकर के एक वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया और कहा कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया है। पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा समर्थन क्यों नहीं किया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से जयशंकर के लिए इस्तेमाल किए गए जे शब्द का मतलब जयचंद जयशंकर है। हाल ही में भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें नए जमाने का मीर जाफर बताया था, तो कांग्रेस ने पलटवार करते हुए जयशंकर को आज के युग का जयचंद करार दिया है। इससे पहले राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि राहुल गांधी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने ये समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत पाक एक दूसरे से करेगा। क्या ये समझौता देशद्रोह है? इस पर पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने निशिकांत को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पवन खेड़ा ने कहा था कि इस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव पहले ही घोषित हो चुके थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपनी पार्टी सहयोगी नीरज शेखर से संपर्क करें। इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि निशिकांत दुबे बार बार अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं, यानी कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी को ही फंसा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और सीज फायर को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की पोल खोलने की कोशिश भी हो रही है। भारत अब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में फिर से शामिल कराने की कोशिश में जुट गया है, तो दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन भी जुटाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है और अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और स्ट्राइक की तैयारी में है। भारत वर्ल्ड बैंक से अपील करेगा कि वो जून में पाकिस्तान को मिलने वाले 20 अरब डॉलर के पैकेज की मंजूरी पर फिर से विचार करे। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का गलत इस्तेमाल कर सकता है और आतंकवाद पर इन्हें खर्च कर सकता है। इसके अलावा भारत FATF से भी अनुरोध करेगा कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला जाए। FATF की ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और हथियारों के प्रसार को रोकने में कमजोर होते हैं। इन देशों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। इससे पहले 2018 में भी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। ऐसे में अगर भारत की ये अपील मंजूर कर ली जाती है
तो आर्थिक मोर्चे पर पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज पर टिकी हुई है। और जब कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है तो वहाँ निवेश की कमी होती है। साथ ही वर्ल्ड बैंक की तरफ से उसे कर्ज भी मिलने में कठिनाई आती है और इसके साथ ही राजस्व भी कम हो जाता है। फिलहाल पाकिस्तान को सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, IMF की तरफ से भी कर्ज दिया गया है। इसका भी भारत ने कड़ा विरोध किया। भारत ने IMF से पाकिस्तान को लोन नहीं देने की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। इसके बावजूद IMF ने 9 मई को पाकिस्तान को अतिरिक्त $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी, जिसके कारण उसकी काफी किरकिरी हुई और अब इस पर उसकी तरफ से सफाई भी दी गई। इस बेल आउट पैकेज का बचाव करते हुए IMF ने कहा कि उसका बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि पाकिस्तान ने लोन पाने के सभी नियमों का पालन किया है। अब ऐसे में भारत की इस आर्थिक स्ट्राइक से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। पाकिस्तान का चेहरा तो पहले ही दुनिया के सामने आ चुका है और अब उसे घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं मोदी सरकार भी देश में घिरती दिखाई दे रही है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और अब जाति जनगणना का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लेकर बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक कार्यशाला में अपने संबोधन को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि OBC, दलित और आदिवासी समुदायों को देश की सत्ता संरचनाओं में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो मीडिया हो, नौकरशाही, न्यायपालिका, कॉरपोरेट सेक्टर या फिर उच्च शिक्षा। इन समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है। इसका हल निकालने के लिए खड़गे ने जातिगत जनगणना को जरूरी बताया ताकि सही आंकड़े सामने आए और नीतियां बनाई जा सके। खड़गे ने X पर लिखा, जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने इसे लगातार उठाया है। मैंने खुद अप्रैल 2023 में PM को पत्र लिखकर ये मांग दोहराई थी कि जातिगत जनगणना को तत्काल शुरू किया जाए। ये भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 15(5) को लागू किया जाए ताकि निजी शिक्षण संस्थानों में OBC, दलित और आदिवासी छात्रों को आरक्षण मिले। साथ ही उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा पर नए आंकड़ों के आधार पर फिर से विचार करने की भी बात कही। तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण को मिसाल बताते हुए उन्होंने केंद्र से ऐसा ही पारदर्शी मॉडल अपनाने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ताओं से अपील करते हुए खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे को जनता तक तथ्यों और संवेदनशीलता के साथ ले जाना उनकी जिम्मेदारी है। इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि वैचारिक प्रतिबद्धता बताते हुए उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर ऐसा भारत बनाने की अपील की जहां हर नागरिक को सम्मान और समान अधिकार मिले। कांग्रेस के दबाव में मोदी सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार हो गई है, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों में बहुत बदलाव आता नहीं दिख रहा। जिन राज्यों में सरकार बीजेपी विरोधी दलों की है, उन राज्यों के सामने केंद्र मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अब बीजेपी विरोधी राज्यों के CM नीति आयोग की बैठक में सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। ये बैठक 24 को होनी है। तो क्या है इंडिया का प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 मई को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इस बैठक के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन बैठक से पहले ही NDA और इंडिया गठबंधन के बीच टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन शासित राज्यों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और गैर BJP शासित राज्यों के फंड को रोका जा रहा है। ऐसे में इस बैठक को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि पिछली बार इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन इस बार इस बैठक में झारखंड के CM हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन, पंजाब के CM भगवंत मान हिस्सा लेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के CM भी दिल्ली आ रही हैं। साफ है, इंडिया गठबंधन इस बार पूरी रणनीति के साथ सरकार से भिड़ने को तैयार है। बता दें कि पिछले साल हुई नीति आयोग की बैठक का इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर दिया था। सिर्फ ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन वो भी बैठक बीच में छोड़कर चली गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि सरकार ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इस बार ममता के आने पर संशय बना हुआ है, जबकि पंजाब के CM भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में पानी का मुद्दा उठाएंगे। वहीं तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य के हक की आवाज उठाने के लिए वो इस बैठक में हिस्सा ले रही हैं। वैसे इस बैठक में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बीजेपी से नाराजगी की खबरों के बीच नीतीश कुमार दिल्ली आ रही हैं। नीति आयोग की बैठक के बाद 25 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर NDA के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होनी है, जिसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सिर्फ NDA के मुख्यमंत्रियों को ही इसकी जानकारी क्यों दी जा रही है, विपक्ष को क्यों नहीं? सरकार जवाब देने से क्यों बच रही है? बीजेपी अपने विरोधियों की घेराबंदी तो कर ही रही है,
साथ ही कांग्रेस विरोधी दलों को अपने साथ लाने की कोशिश भी कर रही है। खास तौर पर तेलंगाना में जहां बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, वहां वो केसीआर की मदद लेने की कोशिश में है। लेकिन केसीआर की बेटी के कविता ने इस पर सवाल उठा दिए, अपने पिता को पत्र लिखा है। तो क्या है इस पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना की सियासत में हंगामा मच गया है और वजह है बीआरएस नेता के कविता का अपने पिता के चंद्रशेखर राव को लिखा एक पत्र। इन 6 पन्नों के पत्र में कविता ने अपने पिता और बीआरएस चीफ केसीआर के बीजेपी के प्रति नर्म रुख पर सवाल उठाए हैं। कविता ने लिखा, डैडी, जिस बीजेपी ने मुझे परेशान किया उसके लिए आपकी ये नरमी क्यों? कविता ने 2 मई को लिखे इस चिट्ठी में बीआरएस की दिशा और नेतृत्व पर निराशा जताई। उन्होंने वारंगल में पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस की बैठक में केसीआर के भाषण की आलोचना की, जिसमें बीजेपी पर सिर्फ 2 मिनट बोला गया। कविता का कहना है कि इस नर्म रुख से बीजेपी के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस से जनता का भरोसा उठ रहा है और लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं, जिसका बीआरएस को फौरन मुकाबला करना चाहिए। कविता ने पार्टी के भीतर और भी मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि सीनियर नेता और जमीनी कार्यकर्ता केसीआर से मिल नहीं पा रहे हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में हताशा है। वारंगल बैठक में वक्फ विधेयक, 42% बैकवर्ड रिजर्वेशन और एससी कैटेगराइजेशन जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। कविता ने पुराने नेताओं पर तेलंगाना आंदोलन की भावना को भुलाने और टिकट के लिए पैरवी करने का आरोप भी लगाया। हालांकि कविता ने कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया, जैसे जनसभा की ऊर्जा और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम न लेने का फैसला। लेकिन इस खत ने बीआरएस में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस ने इसे भुनाते हुए बीआरएस बीजेपी के कथित गठजोड़ और पार्टी के अंदरूनी कलह को उजागर किया। केसीआर ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कविता के इस कदम से नई पार्टी, विभाजन या सुधारों की अटकलें तेज हो गई हैं। तेलंगाना की सियासत में सबकी नजर अब के कविता पर है कि ये चिट्ठी बीआरएस के लिए नया मोड़ लाएगी या सिर्फ हलचल मचाकर रह जाएगी। जिस पार्टी ने केसीआर की बेटी को जेल भेजा, उसको लेकर क्यों नरमी दिखाई जा रही है? के कविता ने बेहद तीखा सवाल अपने पिता से पूछा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस भी बीजेपी से नाराज दिख रही है। पार्टी चीफ अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या एनडीए में दरार पड़ गई है? ये सवाल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के एक ऐलान के बाद से उठने लगा है। अपना दल एस की प्रमुख केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गुरुवार को प्रयागराज में ऐलान किया कि यूपी पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। पंचायत के चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें पंचायत चुनाव में पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरह से अनुप्रिया पटेल ने साफ कर दिया कि 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरे दमखम के साथ उतरेंगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में साथ होने के बावजूद अनुप्रिया पटेल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया? इसको लेकर जानकारों का कहना है कि अनुप्रिया पटेल कई मौकों पर योगी सरकार की आलोचना करती रही हैं, यानी योगी सरकार के साथ उनकी तनातनी की खबरें आती रहती हैं। यही नहीं, अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सहयोगी को धीरे धीरे खत्म करने की नीति से वाकिफ हैं। इसलिए वो अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। एक तरह से अनुप्रिया पटेल पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल मान रही हैं। अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो अनुप्रिया पटेल 2027 में बीजेपी पर दबाव बना सकती हैं, सीट बंटवारे में बार्गेन कर सकती हैं। खैर, वजह जो भी हो, फिलहाल अनुप्रिया के ऐलान ने सियासत को गरमा दिया है। चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या 2027 विधानसभा से पहले एनडीए बिखरने वाला है। यूपी में बीजेपी के गठबंधन सहयोगियों की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो या फिर संजय निषाद की या फिर अनुप्रिया पटेल, सभी बीजेपी से नाराज हैं और इसका असर चुनावों में देखने को भी मिलेगा। असर इस समय देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर भी दिख रहा है। इसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बेटिंग को बंद करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। ये मामला ईसाई धर्म प्रचारक के पॉल की याचिका से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग को जुआ बताकर इसे पूरी तरह बंद करने की मांग की। कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र से जवाब मांगेगा और अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों को भी नोटिस जारी करेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच के सामने पॉल खुद पेश हुए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन बेटिंग समाज के लिए सिरदर्द बन चुकी है। खासकर तेलंगाना में हजारों लोग इसमें पैसे गंवाकर अपनी जान ले चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि सिगरेट के पैकेट पर तो हेल्थ वार्निंग होती है, लेकिन बेटिंग ऐप पर कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी जाती। जजों ने जवाब में कहा कि यह मुद्दा पहले भी कोर्ट में उठ चुका है। वो मानते हैं कि ऑनलाइन बेटिंग बंद होनी चाहिए, लेकिन लोग अपनी मर्जी से इसमें हिस्सा लेते हैं। जैसे किसी की जान लेने के खिलाफ कानून है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं हैं। वैसे ही सिर्फ कानून बनाने से ये समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी।
पॉल ने आगे कहा कि 25 से ज्यादा बॉलीवुड और टॉलीवुड सितारे इन बेटिंग एप्स का प्रचार करके लोगों को ललचाते हैं। यहां तक कि क्रिकेट का भगवान कहलाने वाला खिलाड़ी भी इनका ऐड करता है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने चुटकी लेते हुए कहा कि वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि आईपीएल के नाम पर हजारों लोग सट्टेबाजी में उलझे हैं। कोर्ट ने फिलहाल केंद्र को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पॉल ने गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से बेटिंग एप्स हटाने की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो राज्यों को भी इस केस में शामिल किया जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। जाहिर सी बात है वो जहां भी होंगे वो मणिपुर तो नहीं होगा। वहां पर उन्होंने पूर्वोत्तर से अपने लगाव की बातें कहीं, पूर्वोत्तर के विकास की बातें कहीं, पूर्वोत्तर की तमाम तरह की बड़ाइयाँ की, लेकिन उनमें मणिपुर का नाम कहीं पर भी नहीं आया। काश पीएम की रगों में दौड़ने वाला सिंदूर कभी मणिपुर के नाम से भी दौड़ता। अब देखना यह है कि ये सिंदूर कब उनकी रगों में मणिपुर के लिए दौड़ेगा। क्या ये सिंदूर सिर्फ उन्हीं प्रदेशों के लिए दौड़ता है जिनमें चुनाव होने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।